नमस्कार दोस्तों आज उपस्थित है आपके सामने परमाणु क्रमांक 1 से लेके 20 तक के तत्वों को लेके। और इन तत्वों के बारे में अगर हम डिटेल से स्टडी कर लेंगे, इन तत्वों का अगर हम परमाणु क्रमांक याद कर लेंगे तो इसके आधार पे हम पता कर सकते हैं कि कौन से तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उस इलेक्ट्रॉन्स के आधार पे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख पाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिख लेते हैं तो उससे हमको क्लियरली पता हो जाएगा कि कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है, कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन देता है, कौन धनायन बनाता है, कौन ऋणायन बनाता है, और कौन से धातु हैं, कौन से अधातु हैं। सभी जो इसके गुण होते हैं तत्वों के, वो सभी किस पे डिपेंड करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे, कि कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन भरे जाने से पहले हमको ये सोचना जरूरी है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये सब करने के लिए हमको सबसे पहले परमाणु क्रमांक याद करना होगा। 1 से लेकर 20 तक के हमारे जो सिलेबस में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस है और 10th तक का सिलेबस है, उसमें 1 से लेकर 20 तक के तत्व ही काम आएंगे। तो आज हम इसमें पहले सबके डिटेल के बारे में पता करेंगे। अगर किसी तत्व की डिटेल हमको पता चल जाती है तो उसके आधा साथ याद वैसे हो जाएगा। उसके बाद भी अगर शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा, जिससे 1 से लेकर 20 तक का कंप्लीट आपको याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा तत्व है वो है हाइड्रोजन। इसका परमाणु क्रमांक है 1, एटॉमिक नंबर इज 1। तो हाइड्रोजन की क्या खासियत है? परमाणु क्रमांक 1 है, मतलब इसके नाभिक में एक ही प्रोटॉन है, और एक प्रोटॉन है तो इस पे इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा। ये सभी के लिए सेम होगा, जिसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बार बार नहीं लिखेंगे इसको। अच्छा, दूसरी इसकी विशेषता है कि ये अपने यूनिवर्स का सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे हल्का तत्व है ये, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन ही है, न्यूट्रॉन नहीं होता इसमें, केवल एक प्रोटॉन ही है। तो इसका जो एटॉमिक वेट मानते हैं वो 1 मानते हैं। तो सबसे हल्का जो अपना तत्व है कौन सा है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की दूसरी विशेषता, सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी पे अगर अपन इसको छोड़ देंगे तो इतना हल्का है कि ये सीधा ऊपर उठेगा और ऊपर उठ के सीधा सूर्य के पास पहुंच जाएगा। हाइड्रोजन की दूसरी विशेषता है कि 2 हाइड्रोजन के परमाणु आपस में ऐड होके एक हीलियम का परमाणु बनाते हैं, और जब ये अभिक्रिया होती है आपस में तो बहुत ही अधिक मात्रा में ऊष्मा और ऊर्जा निकलती है, जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन बम। तो सूर्य में जितनी भी गर्मी है, सूर्य से हमको जो सौर ऊर्जा मिल रही है, जो गर्मी मिल रही है, उस सब के पीछे जो मेन सोर्स है, वो सोर्स क्या है? यही हाइड्रोजन बम वाला। और इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। जब 2 परमाणु के नाभिक आपस में मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन ये नाभिकीय विखंडन के विपरीत प्रक्रिया है। जैसे यूरेनियम होता है, यूरेनियम का भारी नाभिक होता है, तो अपन परमाणु बम पढ़ते हैं यूरेनियम। अब यूरेनियम के नाभिक में क्या होता है? यूरेनियम का एक परमाणु टूट के 2 नाभिकों में बट जाता है। तो जब बड़े से टूट के छोटे में बटता है तो उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। ये जो अपने परमाणु बम में जो काम लेते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियर एटॉमिक बम जो होते हैं, तो उसमें क्या लेते हैं? यूरेनियम काम लेते हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में सबसे खतरनाक और घातक जो बम बनाए जा रहे हैं वो हाइड्रोजन बम होते हैं। और इसमें क्या होता है? 2 हाइड्रोजन के नाभिक को अति उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर आपस में जोड़ के हीलियम बना दिया जाता है। जैसे हीलियम बनता है तो बहुत हाई लेवल पे बहुत तगड़ा विस्फोट होता है, जिसमें एनर्जी और प्रकाश और ये निकलते हैं। तो ये अपने सूर्य पे लगातार नाभिकीय संलयन की क्रिया होती रहती है, जिससे अपने को जितनी भी अपने पृथ्वी तक ऊर्जा पहुंच रही है सूर्य की, वो सबके पीछे हाइड्रोजन जिम्मेदार है। अच्छा, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं अपन। तो ये अपना हाइड्रोजन का हो गया 1 नंबर पर हाइड्रोजन, इसमें प्रोटॉन की संख्या हुई 1। अगला देखते हैं हीलियम। तो हीलियम अभी अपन ने पढ़ा, हाइड्रोजन। इसके बाद दूसरी हल्के जो गैस है वो हीलियम है, और ये भी सूर्य में खूब अधिक मात्रा में मिलती है। और इसके एक दूसरे जो है अपने काम में लेते हैं इसको, जो बच्चों के लिए गुब्बारे भरे जाते हैं, जो गुब्बारे जैसे उसमें गैस भरेंगे छोड़ते ऊपर उड़ जाते हैं, तो उनमें कौन सी? हीलियम गैस होती है। वायुयान के जो टायर होते हैं, टायरों में क्या होती है? हीलियम गैस भरी जाती है, ताकि उसमें वजन कम रहे। तो ये हो गई हीलियम का अपने उपयोग। प्रोटॉन कितने होंगे इसमें? परमाणु क्रमांक 2 है तो इसमें प्रोटॉन भी 2 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 पे लिथियम। परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 3 है। तो प्रोटॉन कितने हुए इसमें? 3, और इलेक्ट्रॉन्स भी 3 ही होंगे। अब इसका देखते हैं अपन, लिथियम कहां पे उपयोग में आता है अपने?
हम सभी ने फोन उपयोग करते रहते हैं और फोन की कभी बैटरी खोल के देखना, बैटरी के पीछे जो अपने लगा रहता है वो लिथियम आयन बैटरी लिखी रहती है, मतलब वो लिथियम की बनी रहती है। तो लिथियम का उपयोग हमारे किस में आता है? मोबाइल्स की, कंप्यूटर की, लैपटॉप में जो भी है जो बैटरी काम में आ रही है वो सब किस में होती है? लिथियम आयन की बनी होती है। इसके बाद आता है बेरिलियम। इसका कुछ खास अपने दैनिक जीवन में उपयोग है नहीं। 4 नंबर पे बेरिलियम है। प्रोटॉन कितने इसमें? 4 प्रोटॉन। 5 नंबर पे बोरोन है, इसमें कितने? 5 प्रोटॉन और 5 ही इलेक्ट्रॉन, ऐसे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। 6 नंबर पे आ रहा है कार्बन। और कार्बन का क्या है, जितने भी तत्व है, तत्व में सबसे ज्यादा अगर उपयोगी कोई तत्व है तो वो है कार्बन। वैसे तो कार्बन क्या होता है, कहाँ मिलता है कार्बन? जो कोयले होते हैं, लकड़ी जलाते हैं उसके जो कोयले बढ़ते हैं, जो भी काली चीजें होती है सब कार्बन की होती है। वो अपने जो सेल होता है, सेल के अंदर जो काली डंडी होती है वो कार्बन की होती है। पेंसिल से लिखते हैं तो पेंसिल की जो लीड होती है अंदर की वो कार्बन की होती है। बाकी इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने होते हैं, कार्बनिक तत्व जितने भी होते हैं, जो प्रकृति के लगभग 90% से ऊपर सारे कार्बनिक ही हैं, और जितने सजीव होते हैं वो तो पूरे पूरे कार्बनिक तत्वों से बने होते हैं, तो कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों का जो मेन कंपाउंड, मेन एलिमेंट होता है वो होता है कार्बन। कार्बन में एक गुण पाया जाता है श्रृंखलन का, मतलब एक दूसरे से जुड़ के चैन बना लेते हैं ये, और इसी इसके श्रृंखलन के गुण के कारण सारा के सारा जो सजीव वर्ल्ड है, पूरा सजीव जगत है, वो कार्बन के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये हुआ अपना कार्बन के बारे में। इसमें क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 6 ही प्रोटॉन होते हैं। कार्बन पे होते हैं 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका तो बता देता हूँ। देखो सबसे बताया था, सबसे पहला जो कक्षा होती है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, बाकी बचे हुए दूसरे में 8, तीसरे में 8, ऐसे कर चलेंगे। तो लेकिन इसमें तो 2 भरने के बाद 4 ही बच गए, तो दूसरे में 4 होते हैं। ये इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बाकी डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन सभी तत्वों को बाद में देखेंगे, अभी अपन इसके केवल याद करने के लिए कर रहे हैं। तो कार्बन का अच्छे से याद रखना अपने को। कार्बन 6 नंबर पे आता है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं नाइट्रोजन। और ये तो सभी ने सुना होगा कि अपने वायुमंडल में 78% क्या होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है और इसका उपयोग जो कृत्रिम धुआं वगैरह बनाने में होता है, जो रंगमंच वगैरह होते हैं उसमें जो कृत्रिम धुआं बनाते हैं उसमें नाइट्रोजन का उपयोग कर लेते हैं। बाकी वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन उपस्थित होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन का उपयोग अपने शरीर में जो मुख्य तत्व रहते हैं, जो सबसे ज्यादा मात्रा में अपने शरीर में रहते हैं, उसमें रहता है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो ये 4 मुख्य तत्व हैं जो अपने शरीर में होता है, जिसमें नाइट्रोजन की भी मुख्य भूमिका है। ऐसे ही पौधों के लिए भी नाइट्रोजन अति आवश्यक है। जो प्रोटीन जो बना होता है, प्रोटीन में सबसे ज्यादा जरूरी है नाइट्रोजन है। प्रोटीन किसका योग रहता है? मतलब नाइट्रोजन मिला होता है। सी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो होते ही है, प्लस में नाइट्रोजन भी होता है। तो ये होगा अपने बॉडी के लिए। नाइट्रोजन के अपन एक वो उपयोग देखते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं इसमें जो अपन खाद डालते हैं तो उसमें नाइट्रोजन युक्त खाद डाला जाता है। दूसरा, नाइट्रोजन गैस जो वायुमंडल में, उसको डायरेक्ट पौधे नहीं ले सकते। तो पौधे डायरेक्ट अगर इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते तो फिर नाइट्रोजन कैसे जाएगी? नाइट्रोजन जाती है नाइट्रेट्स के रूप में, NO3-। इस रूप में पौधे, पेड़ पौधे जड़ों द्वारा नाइट्रोजन को अवशोषित कर सकते हैं। तो इसको अब अपन रासायनिक खाद के रूप में दे रहे हैं। बाकी एक जो प्राकृतिक तरीका है वो है जो दलहन जो होते हैं, जो दाल के जो होते हैं, जो चने हुए या फिर मूंग है, मसूर है, इस टाइप के जो पौधे होते हैं, मटर है, इनकी जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ये एक जीवाणु है जो कहाँ होता है? चने, मटर, दलहन होते हैं जो इनकी जड़ों में गांठ के रूप में पाए जाते हैं। जो जड़ होती है उसमें गांठें होती है, उन गांठों में ये जीवाणु पाया जाता है। ये जीवाणु क्या होता है? जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है और जो पौधों के लिए पौधे अवशोषित कर लेते हैं। इसीलिए अपने अगर ये पौधे बोते हैं तो इनके बाद जब दूसरी फसल बोते हैं तो उनके लिए उनको नाइट्रोजन आराम से मिल जाती है, खाद के काम करता है। ये एक बायोलॉजी के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसको थोड़ा याद रखना आप। नंबर 8 पे चलते हैं। 7 नंबर पे नाइट्रोजन हो गया अपना। नंबर 8 पे ऑक्सीजन। और ये अपन सभी जानते हैं प्राणवायु है हमारी। ये ऑक्सीजन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मतलब जो श्वसन क्रिया में अपन जो गैस लेते हैं वो ऑक्सीजन है। और ये तो हुई अपने अंदर के शरीर की बातें, अपने को दिखाई नहीं देती, लेकिन दिखाई देने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ आपको। प्रकृति में जहाँ कहीं भी दहन होता है,
कहीं पे भी अगर दहन हो रहा है, मतलब कोई भी चीज जल रही है, किसी भी चीज को जलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन जरूरत होती है। अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो दहन होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो दहन नहीं होगा। तो कुछ भी चीज जलती है जिससे ऊर्जा निकल रही है तो इसका मतलब उसमें क्या है? ऑक्सीजन जुड़ रही है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ये अपने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे तो उसमें 2 डेफिनेशन होंगी, वो आज ही क्लियर कर लो। जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं, और अगर ऑक्सीजन उसमें से निकल रही है तो उसको अपचयन कहते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण है और अपचयन, ये भी क्रिया ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का मुख्य कार्य क्या है? किसी भी पदार्थ को दहन करने में ऑक्सीजन सहायक होती है, और दहन से ही ऊर्जा मिलती है अपने को, दहन से ही ऊष्मा मिलती है। अपन लकड़ी जला रहे हैं तो ऑक्सीजन है तो लकड़ी जलेगी, ऑक्सीजन नहीं है तो लकड़ी नहीं जलेगी। इससे रिलेटेड अपन एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। अपन ने कई बार ये सुनते हैं कि कमरे में 4 लोग सो रहे थे और रात को कमरा बंद कर लिया और खाट के नीचे उन्होंने सिगड़ी जला रखी थी। कोई लोग सिगड़ी वगैरह जला लेते हैं, तो सिगड़ी जला रखी थी। सुबह पता चला है कि चारों के चारों सोते के सोते रह गए, सुबह चारों डेड पाए गए। क्या कारण था? तो कारण ये है कि अगर कोई भी चीज जल रही है, लकड़ी है, लकड़ी में भी कार्बन है, तो उस कार्बन का अपन दहन कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं, तो उसके क्या होगा? कार्बन प्लस में ऑक्सीजन मिलेगा तो CO2 गैस बढ़ जाएगी और ये वायुमंडल में निकल जाएगी। तो CO2 गैस इतनी हानिकारक नहीं होती अपने लिए। लेकिन अगर कमरा बंद है तो कमरे में क्या होगा? टाइम के साथ कुछ तो ऑक्सीजन का कंजप्शन, वो लोग जो 4 सो रहे थे उन लोगों ने शोषण क्रिया में कर लिया, शोषण में उन्होंने ऑक्सीजन ली और CO2 गैस छोड़ी। कुछ ये जो दहन हो रहा है, जो अंगीठी जली हुई है उनकी वहां पे, और जो लकड़ियां जल रही है तो उसमें वो ऑक्सीजन का खपत हो रही है उसमें, और CO2 गैस छोड़ रहे हैं। तो एक टाइम पे क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ये CO2 ना बन के कार्बन का अपूर्ण दहन होगा, इसको बोलते हैं अपूर्ण दहन। और उससे क्या होगा? केवल CO ही बनेगा, CO2 ना बन के क्या बनेगा? CO बनेगा, और इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर 2 हैं तो क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। सिंगल है तो बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर 3 होते हैं तो ट्राइऑक्साइड। तो ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है उस कमरे में, वो कार्बन मोनोऑक्साइड सांस के साथ उनके अंदर जा रहा है। और कार्बन मोनोऑक्साइड में ये गुण पाया जाता है कि ये अपने शरीर में जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो अपने ब्लड में होता है, वो हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पूरे शरीर में लेके जाता है। तो अगर अपने बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है तो उसकी जो बॉन्डिंग पावर होती है ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा होती है, मतलब ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से बॉन्डिंग पावर इसकी बहुत ज्यादा होती है। तो ये जैसे ही अपने बॉडी में जाएगा तो हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना लेगा और सारे हीमोग्लोबिन को ये एंगेज कर लेगा। तो जैसे हीमोग्लोबिन के साथ ये बॉन्ड बना लेगा तो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाएगी, और ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम पहुंच रही है, इसका मतलब शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, तो अपने शरीर वहीं डेड हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हानिकारक गैस है। और कब बनती है? जब ये अपूर्ण दहन होता है। अगर ईंधन का अपूर्ण दहन हो रहा है तो कौन सी गैस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बहुत ही हानिकारक गैस है। फिर आते हैं अपन फ्लोरीन। और फ्लोरीन के बारे में अपन ज्यादातर सुनते हैं कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा पाएगी, पानी में तो उससे क्या होता है? अपने दंत क्षय होने लग जाता है, मतलब दांत पीले हो जाते हैं और कमजोर होकर टूटने लगते हैं। और जहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है वहीं पे ये ज्यादा पाई, जैसे राजस्थान में ये नागौर डिस्ट्रिक्ट है, अजमेर है, इसके आसपास फ्लोरीन की फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है, वो फ्लोरीन की वजह से होती है। ये फ्लोरीन है, कितने प्रोटॉन है इसमें? 9 प्रोटॉन है, क्योंकि परमाणु क्रमांक इसका 9 है, तो 9 ही इसके इलेक्ट्रॉन है। और वही एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखेंगे अपन तो उसका पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में 7। फिर अगला आता है नियोन। नियोन गैस है, और नियोन गैस का क्या है? 2 और 8। अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सभी परमाणु की एक इच्छा होती है कि उसके भारी कोष में पूर्ण भरा हुआ भारी कोष हो। अगर किसी का भारी कोष पहला ही है तो इसका मतलब उसमें वो 2 इलेक्ट्रॉन चाहेगा। उसका पूर्ण भरने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो हीलियम है, हीलियम में 2 है और इसमें 2 भर जाते हैं, ये गैस है। और पहले के अलावा फिर आगे अगर दूसरा तीसरा आ रहा है तो उसमें क्या, उनकी जो परमाणु की एक प्रवृत्ति होती है कि वो चाहते हैं कि हमारे भारी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो नियोन, हीलियम के बाद नियोन आ रहा है जो इसका भारी कोष पूर्ण भरा हुआ है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये एक आदर्श गैस है, मतलब ये जो गैसें जिनमें भारी कोष पूर्ण भरा होता है उन सबको क्या बोलते हैं? आदर्श गैस। और इसको नोबल गैसेस बोलते हैं।
अक्रिय गैसेज बोलते हैं, मतलब किसी से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पहले से पूरे हैं। आगे अपन देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया करने के पीछे का फंडा ये है कि कैसे भी करके वो लेके दे के या साझा करके, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे दें या इलेक्ट्रॉन किसी से ले लें या फिर साझा कर ले, कैसे भी करके अपने भारी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। प्रत्येक जो तत्व है उन सबकी यही प्रवृत्ति होती है, लेकिन इनके पास ऑलरेडी 8 पूरे हैं, तो इसलिए किसी से कोई साझा नहीं करते और ये अक्रिय गैसें होती है। तो नंबर 1 अपन ने हीलियम पढ़ी है, दूसरी है नियोन। 2 अक्रिय गैसें आ चुकी है अब तक अपने। अब 11 नंबर पे चलते हैं अपन, सोडियम। सोडियम, ये देखो अपने तत्वों के प्रतीक में देखा है कि इन सभी के क्या होता है, पहले अक्षर का जो देखते हैं, हाइड्रोजन H से हो गया, हीलियम He से हो गया, लिथियम Li से हो गया। अब इसमें क्यों कर, इसको H क्यों किया, इसको He क्यों किया? क्योंकि जिसकी पहले खोज होगी तो वैज्ञानिकों ने पहला अक्षर रख दिया, हाइड्रोजन की पहले हुई थी उसको H रख दिया। उसके बाद अगर हीलियम की होती तो इसको भी H रखेंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए इसका दूसरा लेटर भी ले लिया तो H ही रख दिया। लेकिन सोडियम अपने देखते हैं कि सोडियम का नाम तो सोडियम है और इसको लिख रखे हैं Na, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जो लैटिन नाम है, सोडियम का लैटिन भाषा में जो नाम है वो नेट्रियम होता है, और नेट्रियम के बेस पे इसको Na लिखते हैं। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, और 11 इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2, 8 और 1। अब इसमें देखो एक फैक्ट, वो अपन देखते हैं कंसेप्ट कि मैंने भी बताया कि जो भारी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं प्रत्येक जो तत्व है, इसमें भारी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, तो ये इसके लिए बेटर होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। इसलिए सोडियम की प्रवृत्ति हमेशा क्या होती है, सोडियम प्लस आयन बनाता है। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसके पास एक धनावेश आ जाएगा, जिससे क्या होगा, सोडियम प्लस आयन बनाएगा। ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है। सोडियम का उपयोग बॉडी में, हमारी बॉडी में सोडियम का उपयोग होता है, ये जो ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड के फ्लो के लिए सोडियम काम में आता है। सोडियम आयन और पोटेशियम आयन हमारे शरीर के जो रक्त संचरण होता है उसको संतुलित रखते हैं। इसके बाद अपन एक दूसरा सोडियम का गुण है कि लेबोरेटरी में जब अपन टेस्ट करते हैं तो सोडियम को अगर आप जल में डाल दोगे, जैसे सोडियम को जल में डालोगे तो एकदम से जलने लग जाएगा। और इसको सुरक्षित रखने के लिए अपन क्या करते हैं, कैरोसिन के तेल में रखते हैं। अगर सोडियम को कैरोसिन के तेल में रखेंगे तो वो सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा। लेकिन इसको अगर जल में डाल देंगे तो जल से अभिक्रिया कर लेकर हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, और जैसे हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस को हल्की सी भी उसमें मिल जाती है तो रूम टेम्परेचर पे वो जलने लग जाता है। तो जैसे ही सोडियम को पानी में डालोगे जलने लग जाएगा। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में कितने 12 प्रोटॉन्स हैं और कितने ही 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं अपन तो क्या होगा, 2, 8 और कितने बच गए, 8 तो 10 और 2 बच गए, मतलब जो भारी कोश होगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन लेने से बेटर होगा इसका 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे। इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन्स देगा और क्या बना लेगा, Mg+2 आयन। तो मैग्नीशियम का आयन कौन सा बनता है हमेशा, Mg+2। किस में काम में लेते हैं अपन को, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है MgOH2। ये MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको। जब पेट में खट्टी डकारें आती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, पेट को सही करने के लिए मेडिकल पे जो मिलती है अपने को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम से एक सिरप आती है, टेबलेट्स भी आती है, उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो अपने आमाशय में जाएगा, और जो ज़्यादा मात्रा में जो एसिड बन रहा है उस एसिड को, ये बेस होता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और जिससे अपने को आराम मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है 13 नंबर पे एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम में क्या होगा, 13 है इसमें प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब पहले में 2 होंगे, सेकंड में 8 और थर्ड में 3, तो मतलब ये भी 3 इलेक्ट्रॉन देगा, 5 लेने के बजाय 3 इलेक्ट्रॉन देगा, और इस पे Al+3 चार्ज रहेगा। अच्छा, एल्यूमिनियम का उपयोग तो सभी जानते ही हो, जिसको अपन अपने देसी भाषा में सिल्वर बोलते हैं। वो सिल्वर ना होके क्या होता है, एल्यूमिनियम ही होता है। सिल्वर क्या होता है, सिल्वर होती है जो चांदी होती है, उसको सिल्वर बोलते हैं इंग्लिश में। बाकी अपने जो देसी भाषा में अपन एल्यूमिनियम को ही सिल्वर बोल देते हैं। ये अपने एल्यूमिनियम को होगा। अच्छा, इसमें साथ में एक बात और ध्यान से देख लो, जो भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, वो सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। मेटल्स मतलब धातु। जो इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, वो सब क्या कहलाएंगे, धातु। और जो इलेक्ट्रॉन लेंगे उनको कहते हैं अधातु। तो इसमें अपने को ध्यान रखना चाहिए। अभी अपन ने देखा था, सोडियम देखा, मैग्नीशियम देखा, एल्यूमिनियम देखा, तीनों की क्या प्रवृत्ति है कि इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये सभी क्या है, धातु है। और
आगे कुछ आएंगे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? अधातु, नॉन मेटल्स। फिर नेक्स्ट आता है अपना 14 नंबर पे, और 14 नंबर पे अपन देख रहे हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे 2 8 4, और जो 4 है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। ये उपधातु बीच में आ गया मतलब, और ये ज्यादातर साझा करने पे विश्वास करेगा। जिसमें चार, जैसे कार्बन में आया था सेम कार्बन वाला ही रहेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन लेना या फिर 4 इलेक्ट्रॉन देने से बेटर होगा ये साझा कर ले। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, आगे बॉन्डिंग में अपन पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स किसी को ना तो किसी से ले ना किसी से दे, उसकी बजाय क्या करे, साझा कर ले इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसको बोलते हैं अपन सहसंयोजक बंध। कहाँ पाया जाता है? सिलिकॉन। मैक्सिमम अपनी जो रेत होती है SiO2, SiO2 के रूप में जो अपनी मिट्टी है, मिट्टी में मैक्सिमम मात्रा में सिलिकॉन पाया जाता है। नेक्स्ट आता है फास्फोरस, और फास्फोरस में होते हैं 15 पे करेंगे अपन, 15 का बनाएंगे, तो 15 पे 2 8 एंड 5। अब इसमें देखते हैं अपन, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स देगा नहीं किसी को, 5 इलेक्ट्रॉन देने के बजाय 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है आसानी से, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लेगा। और इलेक्ट्रॉन जो लेते हैं उसको अपन क्या क्या कहेंगे? अधातु। इसलिए फास्फोरस क्या है? एक अधातु है। और फास्फोरस के बारे में एक जो अपने जानकारी है कि फास्फोरस का काम किस पे काम आता है? अपने जो शरीर की हड्डियां होती है, हड्डियों के निर्माण में फास्फोरस का उपयोग होता है। इसके अलावा जो माचिस की तिल्ली होती है, इसमें भी रेड फास्फोरस काम में लिया जाता है। फास्फोरस की भी एक विशेषता होती है कि थोड़ी टेम्परेचर होता है, और उसमें अगर आपस में उसको रगड़ा जाए तो उससे क्या है, चिंगारियाँ उठने लगती है। तो कई बार जो अपने इसमें शमशान होता है, शमशान में जो जला देते हैं, उसके बाद उसकी रेत में कुछ फास्फोरस होता है, जो गर्म हवाएं चलती रहती है, रात का टाइम होता है, लू वगैरह चलती रहती है, तो उससे आपस में टच होकर फास्फोरस और कुछ चिंगारियाँ जलती है, जिसको पुरानी कहावत हम कहते हैं कि भाई वो जल गया, मसान जग गया, शमशान जग गया। तो यही वो फास्फोरस है, अपनी हड्डियों के निर्माण में काम आता है फास्फोरस। 16th पे आता है सल्फर, S। 16 प्रोटॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन, 2 8 6। अब 6 है तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। 6 इलेक्ट्रॉन देने के बजाय क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स ले ली, इसका मतलब सल्फर पे -2 चार्ज आ जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है। तो बस ये संख्या देख लो, इसमें 16 प्रोटॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसका मतलब 2 बढ़ गए माइनस के, इसलिए माइनस के 2 चार्ज आ गए। और सल्फर का जो उपयोग है, चर्म रोगों में सबसे ज्यादा उपयोग लेते हैं सल्फर को। जो भी चर्म रोग के इलाज में होते हैं उसमें सल्फर, जैसे अपने सरसों है, जो होता है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का जो तेल होता है उसमें सल्फर पाया जाता है। लहसुन होता है उसमें सल्फर पाया जाता है। तो अगर शरीर पे कुछ फोड़े फुंसी, दांत खाज खुजली होती है तो उसमें अपन यूज कर सकते हैं इसका, और उससे ये ठीक हो जाता है। कई बार एक पौराणिक धारणाएं होती हैं, पौराणिक धारणाओं में होते हैं कि कोई कुंड होते हैं, कहीं पे कोई तालाब होता है, तो उस तालाब में नहाने से क्या होता है कि जो शरीर के चर्म रोग होते हैं वो सारे ठीक हो जाते हैं। जैसे कुछ आस्था होती है लोगों की कि वहाँ पे वो देवता की उसमें कृपा है, तो उसमें क्या होता है, उन तालाबों का अगर टेस्ट करते हैं तो उसको टेस्ट किया जाता है, उसमें सल्फर की मात्रा पाई जाती है उस पानी में। इसका मतलब चर्म रोग ठीक होने के पीछे सल्फर का हाथ होता है। सल्फर को हिंदी में गंधक बोलते हैं। नेक्स्ट है एक इसका सल्फर का एक और होता है कि अपने जो कुछ पेड़ पौधे लगाते हैं, तो जो पुराने टाइम में क्या करते थे, पेड़ पौधे उगाते हैं और उसमें अगर फ्रूट्स वगैरह में कुछ कीड़े लग जाते हैं, ये अपने लौकी वगैरह है, इस टाइप की जो बेल होती है उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो क्या करते हैं, सल्फर को जलाते हैं उसके पास में। सल्फर जलाने से उसके आसपास के जो सूक्ष्म जो कीट होते हैं वो मर जाएंगे। और इसके अलावा सल्फर पेड़ पौधों के लिए जो रासायनिक खाद होता है उसमें भी सल्फर की उपयोग होता है। नेक्स्ट है क्लोरीन, और क्लोरीन का है 17, और 17 का अपन बनाए तो क्या बनेगा, 2 8 7 बच गए ये। तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखेगा ये, और -1 बनाएगा, Cl-1 क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन इसने बनाया, और ये क्लोराइड आयन का उपयोग अपन सबसे ज्यादा जो देखते हैं डेली अपने घर पे यूज आ रहा है वो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है ये, नमक, जो अपने घर पे काम आ रहा है। और इसका एक फॉर्मेशन का अपन छोटी सी यहीं पे देख लेते हैं कि अपना साथ साथ क्लियर होता चलेगा। अपन ने देखा था सोडियम में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, क्या बनाता है, प्लस। और इसमें क्लोरीन में अपन ने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति होती है इसमें, और ये बनाता है Cl-। और अपन जानते हैं कि धनायन और ऋणायन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसमें, और इसको क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बना लेंगे, और आयनिक बॉन्ड होता है NaCl। ये अपने एक कंपाउंड बन गया नमक, जिसमें
कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। क्यों है? क्योंकि जब आयन्स के बीच में अगर आपस में बंध बनता है, दो आयन्स मिलके आपस में और एक यौगिक बना रहे हैं, तो उसमें कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड। दूसरा अपन कोवेलेंट बॉन्ड है, तो वो क्या होता है? जब साझा करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और कोवेलेंट बॉन्ड अपन अभी इसी वीडियो में क्लियर कर देंगे। एक मिनट इसमें देखते हैं अपन कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाते हैं। एक कार्बन लिया अपन ने, कार्बन में कितने बताए थे? 6 हैं, तो इसमें 2 तो होंगे अंदर वाले में, ये तो अंदर वाले में 2 हो गए, और इसके बाहर वाले में क्या होंगे? 4 होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब अपन देखते हैं हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में एक ही कोष होता है, तो पहले कोष में वो कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना चाहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन के साथ ये कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है? इसमें अपन हाइड्रोजन लिया, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन लिया, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ये 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। अब इसमें देखते हैं अपन सल्फ, इसने कार्बन ने क्या किया? कार्बन अब यहां तक ना रह के यहां तक कार्बन अपना अधिकार क्षेत्र यहां तक है इसका, मतलब ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का भी अब यहां तक अधिकार है। मतलब अपन इसमें देखते हैं कि तो सभी हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं, और सभी कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कार्बन एक ही है, तो कार्बन के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। कैसे हुए? ना किसी ने लिए ना किसी ने दिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का साझा हुआ। और इस प्रकार के जो साझा करके जो बंध बनाते हैं, ये 4 बॉन्ड बन गए इनके बीच में, CH, और इसको बोलते हैं मेथेन। ये जो 4 बंध बन गए, इन बंध को बोलते हैं अपन सह संयोजक बंध। सह संयोजक बंध। अच्छा, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, और अभी आप खड़ा करके आपसे पूछने का तो यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, तो आप ये बात कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे कि मैग्नीशियम 12 नंबर पे मैग्नीशियम है एंड 17 पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन माइनस होता है, मैग्नीशियम +2 होता है। इन दोनों का जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा? आयनिक होगा या सहसंयोजक होगा? ये बात आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं आर्गन, और आर्गन में क्या हुआ? क्लोरीन तक भारी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, तो 18 पे क्या होगा? भारी कोष में 2, 8 एंड 8, फिर से एक अक्रिय गैस आ गई, मतलब आदर्श गैस। नंबर 1 पे पहली आई थी अपने हीलियम, दूसरी आई थी नियोन, और तीसरी है आर्गन। क्या है गुण इसके? गुण वही है कि ये मुक्त अवस्था में मिलती है, किसी से कोई वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती, किसी से कोई संबंध नहीं बनाती। जहां भी होगी आर्गन अकेले जो अणु होता है, इसका जो अणु एक परमाणु का अणु होता है, मतलब इसके अणु में एक ही परमाणु होगा, दूसरे की जरूरत नहीं है। जैसे अपन ऑक्सीजन देखते हैं तो ऑक्सीजन गैस O ना होके O2 के रूप में मिलती है अपने को, ऐसे हाइड्रोजन गैस S ना मिलके H2 के रूप में मिलती है, नाइट्रोजन N ना मिलके N2 के रूप में मिलती है। लेकिन आर्गन क्या होती है? AR के रूप में मिलेगी। Ne क्या होती है? Ne के रूप में मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, तो इनको जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन की देखो एक बार स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, एक ऑक्सीजन ये, दूसरे ऑक्सीजन ये, पहले एक में इसके 2 है, दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन्स इनके पास 6, तो 6 में 2 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, ऐसे ही 2 ये हो गए और 4 ये हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन दोनों के हो गए। अब ये क्या करते हैं? ये अपना अधिकार यहां तक रखेगा और ये अपना अधिकार यहां तक रखेगा। मतलब इन्होंने क्या किया? 2-2 इलेक्ट्रॉन्स का आपस में एक दूसरे ने साझा कर लिया, और इन 2-2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, तो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। ये ऑक्सीजन O2 के रूप में मिलता है अपने को। बॉन्ड कौन सा इनके बीच में? सहसंयोजक बंध। ऐसे ही अपन देखते हैं हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का बॉन्ड कौन सा होगा और कैसे बनेगा? तो इसमें कौन सा बॉन्ड होगा? सहसंयोजक होगा, आयनिक होगा? ये क्वेश्चंस भी आप इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और दोस्तों साथ साथ में जवाब देते रहें, इसको अच्छे से हो सके तो पेन कॉपी साथ में लेके बैठे। अगर एक बार इनको अच्छे से लिखोगे और ये सारे क्लियर हो गए तो आपकी केमिस्ट्री का 80% पार्ट क्लियर हो जाएगा। जब तक आपके बेसिक समझ में नहीं आएगा, केमिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो इसमें जैसे मैं ये करवा रहा हूँ, जो मैं एक्स्ट्रा में बोल रहा हूँ बता रहा हूँ, इसको क्या करें? कॉपी पेन लेके बैठे, साथ में नोट करते जाए। और दोस्तों ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और अगर आपको सच में इससे फायदा हो रहा है और आपको पसंद आ रहा है वीडियो, तो लाइक ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ जो ज़रूरतमंद है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके पास इसको शेयर भी कर दें। तो कम से कम मानवता के नाते आपके ये तो एक फ़ायदा हो जाएगा कि मेरे उस दोस्त ने मेरे को एक वीडियो शेयर किया था और मेरे समझ में आ गई थी। और अगर उसके 2-4 क्वेश्चन ठीक हो गए तो वो पूरी ज़िंदगी आपको तारीफ करेगा और आपका एहसानमंद रहेगा। अगले पे चलते हैं अपन पोटेशियम। पोटेशियम को के लिख रखा है, जबकि पी से शुरू है। क्यों लिखा है? क्योंकि इसका
जो नाम है इसका लैटिन नाम, लैटिन भाषा में इसको कैलियम बोलते हैं, कैलियम इसमें पोटेशियम है। और पोटेशियम में अब देखो फिर से अपन देखते हैं 19 है, 19 2 8 8 कितने हो गए 18 और लास्ट में 1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, डोनेट करेगा। और डोनेट करेगा तो वही स्ट्रक्चर सोडियम वाली बढ़ जाएगी इसकी। तो मतलब क्या है ये, क्या है सोडियम, ये पोटेशियम धातु होना चाहिए या धातु होना चाहिए, अभी पीछे मैंने बताया था, इसको पढ़ाया था तब। तो ये भी आप इसमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि पोटेशियम धातु है या धातु है। और पोटेशियम को अगर अपन क्लोरीन के साथ आयन का, इन दोनों आयन का क्लोरीन के साथ अगर कोई वो बनाए अपन यौगिक, तो कौन सा बनेगा, आयनिक बनेगा या सहसंयोजक बनेगा। क्लोरीन की स्ट्रक्चर अपने देख ली थी, आयन बनाया था जो। पोटेशियम का आप बना सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन में बाहरी में, तो एक इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा, डोनेट करके क्या बनाएगा वो आपको पता है। तो इसका कौन सा कंपाउंड बनेगा और आयनिक होगा या सहसंयोजक होगा, ये 19 में आप क्वेश्चंस का नंबर डाल के और कमेंट साथ में करते जाएं कि इसका ये इसका। नेक्स्ट आता है 20 पे कैल्शियम। पोटेशियम का उपयोग बताया था मैंने, सोडियम और पोटेशियम अपन जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें अहम भूमिका निभाते हैं। इनकी कमी से, इनके अगर थोड़ी सी भी शरीर में मात्रा इधर उधर हो गई तो उससे हार्ट अटैक के चांसेस हो जाते हैं। लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर सारे ये मैनेज करते हैं। बीपी लो हो जाता है तो अपन क्या होते हैं, जैसे ही बीपी लो हो गया तो नमक चाट जाते हैं। तो उसे क्यों चाटते हैं, क्योंकि सोडियम की आयंस की कमी हो रही है। अगर आयंस कम हो रहे हैं तो बीपी डाउन जा रहा है, तो उसे होता है बीपी लो और बीपी हाई हो रहा है, तो इसका मैनेज किससे होता है, सोडियम और पोटेशियम आयन से। नेक्स्ट है अपना लास्ट कैल्शियम, और ये कैल्शियम पे 20 है तो मतलब 2 8 8 और लास्ट में 2। और कैल्शियम का क्लोरीन के साथ बनाए, ये 2 निकाल देगा तो मतलब कैल्शियम +2 आयन बनाएगा, और क्लोरीन था -1। अच्छा, इनका जो कंपाउंड बनाते हैं अपन किसी भी आयंस का, तो उसमें क्या होता है, एक परिपाटी है कि सबसे पहले पॉजिटिव आयन वाला लिखेंगे और बाद में उसके नेगेटिव आयन वाला लिखेंगे। और इन दोनों को क्या होगा, इसका आयन जो है वो इसके लगा दो, इसका जो है वो इसके लगा दो। कैल्शियम का क्या है 1 है, उसका क्लोरीन का 1 है तो 1 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। और Cl के, कैल्शियम वाले Cl के लगा देंगे तो ये 2 हो जाएगा, CaCl2 बन रहा है। अब पोटेशियम वाला तो आप बना के दिखाओगे मेरे को, पोटेशियम और क्लोरीन वाला क्या बनता है। ये हो गए अपने 20 एलिमेंट्स। हाँ तो दोस्तों अपन ने ये देख लिए 1 से लेके 20 तक के सभी एलिमेंट्स के बारे में अपनी डिटेल से पढ़ लिया। और इसमें अगर थोड़ी सी आप कोशिश करेंगे, 1-2 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इसकी एक इंटरेस्टिंग सी ट्रिक दूं मैं आपको, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको 1 से लेकर 20 तक के सभी एलिमेंट्स नंबर वाइज याद हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी ट्रिक बताऊं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।